बेल यानी जमानत कितने प्रकार की होती है, अलग अलग बेल और उसमें क्या डिफरेंस होता है और क्या इनका मतलब होता है, किस प्रकार की बेल के लिए कब अप्लाई किया जा सकता है। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सुरेश हाजिर हूं आप सबके समक्ष एक और टॉपिक के साथ। जी हां दोस्तों, आज हम बात करेंगे बेल के बारे में। बेल यानी जमानत कितने प्रकार की होती है, किस प्रकार की बेल के लिए कब अप्लाई किया जा सकता है। चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, घंटी का बटन भी दबा दीजिए ताकि जब भी नई वीडियो आए तो सबसे पहले आप तक जरूर पहुंच जाए। दोस्तों, बेल या जमानत मुख्यतः 4 प्रकार की होती है: डिफॉल्ट बेल, इंटरिम बेल, रेगुलर बेल और एंटीसिपेटरी बेल। सबसे पहले हम बात करेंगे डिफॉल्ट बेल के बारे में। दोस्तों, डिफॉल्ट बेल के बारे में सीआरपीसी के सेक्शन 167 में प्रोविजन या प्रावधान किए गए हैं। सबसे पहले यह समझ लीजिए कि कोर्ट में डिफॉल्ट बेल के लिए कब अप्लाई किया जा सकता है। अगर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया है और वो व्यक्ति जुडिशियल कस्टडी में है, अगर अपराध ऐसा है जिसमें सजा का प्रावधान 10 साल तक का है, तो चार्जशीट 60 दिन के अंदर दाखिल करनी होती है। और अगर कोई ऐसा अपराध है जिसमें सजा का प्रावधान 10 साल से ज्यादा है, जैसे उम्र कैद या फिर डेथ पनिशमेंट जैसे, तो ऐसे केसेस में चार्जशीट 90 दिन के अंदर दाखिल करनी होती है। अगर चार्जशीट इस टाइम के अंदर दाखिल नहीं की जाती है तो आप डिफॉल्ट बेल के लिए कोर्ट में अप्लाई कर सकते हैं, एप्लीकेशन पुटअप कर सकते हैं। इसमें एक बात ध्यान रखने वाली ये है कि सेक्शन 167 में 15 दिन का पुलिस रिमांड होता है और 60 या 90 दिन की चालान पेश करने की अवधि होती है। और जैसे ही ये टाइम पीरियड ओवर होता है या खत्म होता है, डिफॉल्ट बेल का राइट या अधिकार मिल जाता है। आप डिफॉल्ट बेल के लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने डिफॉल्ट बेल के लिए एप्लीकेशन नहीं लगाया है और उससे पहले चालान पेश हो गया है तो डिफॉल्ट बेल नहीं मिलेगी। यदि 60 या 90 दिन में चार्जशीट पेश नहीं की गई है तो फिर कोर्ट के पास बेल ना देने का कोई ऐसा पुख्ता कारण नहीं बचता, कोई ऐसी बहस या एक्सक्यूज नहीं बचता और डिफॉल्ट बेल एक्यूज्ड या आरोपी का राइट बन जाता है, उसका अधिकार बन जाता है। अब बात करते हैं रेगुलर बेल के बारे में। जब एक्यूज्ड की गिरफ्तारी होकर सेक्शन 437 और सेक्शन 439 के तहत मजिस्ट्रेट ट्रायल और सेशन ट्रायल के दौरान बेल के लिए अप्लाई किया जाता है, ये रेगुलर बेल होती है। रेगुलर बेल की एप्लीकेशन एक्यूज्ड की गिरफ्तारी के बाद कोर्ट में पेश होते ही कभी भी लगाई जा सकती है। ऐसा कोई रूल नहीं है, लेकिन सेक्शन 439 के तहत बेल एप्लीकेशन लगाने के लिए सेक्शन 437 में बेल एप्लीकेशन का रिजेक्ट होना आवश्यक है, क्योंकि यही सिस्टम है। इसका कारण यह भी है कि कई सारे मामले जैसे महिला, बच्चे या किसी वृद्ध व्यक्ति से संबंधित मामले सेक्शन 437 में मजिस्ट्रेट को पावर है बेल ग्रांट करने की। ऐसे मामलों में जब सेक्शन 437 में बेल रिजेक्ट हो जाए तो सेशन कोर्ट या हाई कोर्ट में 439 के तहत बेल अप्लाई की जाती है। यही प्रॉपर चैनल है बेल एप्लीकेशन का। पहले 437 में मजिस्ट्रेट के सामने बेल एप्लीकेशन दाखिल की जाती है, वहां से खारिज होने के बाद सेशन कोर्ट और उसके बाद हाई कोर्ट में दाखिल की जाती है। अब बात करते हैं इंटरिम बेल के बारे में। दोस्तों, तकरीबन पूरी सीआरपीसी में शायद इंटरिम बेल जैसा कोई शब्द नहीं मिलता है। आपको मिले तो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। कई बार क्या होता है कि जब एक्यूज्ड एंटीसिपेटरी बेल के लिए अप्लाई करता है तो उसके पास अपने डिफेंस में अपने आप को निर्दोष साबित करने के लिए, कोर्ट में प्रस्तुत करने के लिए एविडेंस या कोई ऐसी सामग्री या ऐसे साक्ष्य नहीं होते। तो ऐसे मामले में एक्यूज्ड के एडवोकेट्स कोर्ट को सेटिस्फाई करने के लिए कि क्यों एंटीसिपेटरी बेल दी जाए, कोर्ट से रिक्वेस्ट करते हैं कि तब तक हमारी गिरफ्तारी या हम एक्यूज्ड की गिरफ्तारी ना हो। तो कई बार कोर्ट अंतरिम रूप से 10-15 या एक पर्टिकुलर टाइम के लिए गिरफ्तारी पर रोक लगा देती है, जिसे इंटरिम बेल कहते हैं। इंटरिम बेल के लिए रेगुलर बेल के ही सेक्शन में अप्लाई किया जाता है, जिसमें कोर्ट अपनी डिस्क्रिशनरी पावर का यूज करके एक्यूज्ड को राहत प्रदान करती है या इंटरिम बेल ग्रांट कर देती है। दोस्तों, बड़े ही आसान शब्दों में और सरल भाषा में मैंने आप सबको जमानत, उसके प्रकार, कब कैसे बेल के लिए अप्लाई किया जाता है, ये समझा दिया है। फिर भी अगर कुछ रह गया है तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं पूरी कोशिश करूंगा उस टॉपिक को लेकर आपका कंसेप्ट क्लियर करने की। नमस्कार।